मॉर्निंग बच्चों। क्लास 6 सीबीएसई बोर्ड। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में व्याकरण, हिंदी ग्रामर। पहला चैप्टर है आप लोगों का भाषा, लिपि और व्याकरण। पहला चैप्टर है भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा, लिपि और व्याकरण, ये पहला चैप्टर है आप लोगों का। पहले चैप्टर में सबसे पहले हम लोग जानेंगे भाषा। भाषा क्या चीज है? सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे? भाषा। देखिए, भाषा वह माध्यम है जिससे हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। यदि भाषा नहीं होती तो मनुष्य का व्यवहार भी पशुओं की तरह होता। यदि भाषा नहीं होती तो मनुष्य का व्यवहार पशुओं की तरह होता। ना तो हम किसी के मन की बात को जानते और ना वो हमारे मन की बात जानते, अर्थात ना तो हम किसी की बात को जान पाते, ना तो कोई हमारी बातों को जान पाता है। पुराने समय में आदि मानव भी किसी निश्चित घटना या संदेश के लिए पत्थरों या चट्टानों पर संकेत और चित्र बनाता था। पुराने आदिकाल समय में कहा जाता है आदि मानव लोग जो थे वो संदेश या कुछ भी बताने के लिए पत्थरों या चट्टानों पर कोई चिन्ह बनाते थे, जिससे एक दूसरे को लोग समझते थे, यानी अपनी भावनाओं को प्रकट करते थे। वो क्या कहना चाहते हैं उस चित्र के माध्यम से वो बताया करते थे। अर्थात उस समय भाषा का कितना महत्व था, जब आदि मानव जंगलों में रहता था और रहन सहन के बारे में कुछ नहीं जानता था। अर्थात कहा जाता है जब आदि मानव जंगलों में इधर उधर घूमते रहते थे तो भाषा का कितना महत्व था इससे समझा जा सकता है। रहन सहन के बारे में वो कुछ, रहन सहन, खान पान, किसी भी चीज के बारे में वो सही ढंग से कुछ भी जानते नहीं थे। जैसा कि आप लोगों की बुक में दिया गया है, दिए गए चित्र में अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है, वह लिखकर, दोनों रूप में बच्चों को पढ़ा रही है। बोलकर, लिखकर, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये लिख दिए हैं भाषा, लिपि और व्याकरण। आपके चैप्टर का नाम क्या बताया जा रहा है? भाषा के बारे में जो लिखकर बताया जा रहा है वो लिखित है, और जो बोलकर बताया जा रहा है। अर्थात भाषा को हम दो तरीके से बता सकते हैं। आपको दो तरीके की होती है, एक लिखित भाषा और एक मौखिक भाषा। मेरे बच्चे भी उनकी बात को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। अध्यापिका और बच्चों के बीच में बातचीत का माध्यम क्या है? भाषा है। अर्थात हम एक दूसरे के भावों को तभी समझ सकते हैं जब बीच में क्या होगी? भाषा। देखिए, कहानी सुनना, पढ़ना, समाचार पत्र पढ़ना, पढ़ाना या टेलीफोन पर बातचीत करना, यह सब क्या है? किसके द्वारा संभव हो पाता है? भाषा के द्वारा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर व लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों को बातों को सुनकर व पढ़कर समझते हैं। तो भाषा की परिभाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को पढ़कर या और सुनकर समझते हैं। ये भाषा हो रही। अर्थात भाषा क्या है? जिससे हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को ग्रहण करते हैं, वही क्या है? भाषा है। तो ये भाषा के रूप में भाषा कितने प्रकार की होती है? पहले ही बताया था, भाषा 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा और लिखित भाषा। एक और तीसरी भी होती है संकेतिक भाषा, लेकिन उसको मान्यता नहीं मिली है प्राथमिक, इसलिए हम 2 ही यहाँ लिखते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ओरल लैंग्वेज एंड रिटन लैंग्वेज। भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा का वह रूप जिसमें हम बोलकर अपने भावों को व्यक्त करते हैं। अर्थात जब हम बोलकर अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, वह मौखिक भाषा कहलाती है।
जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये हम जो बोल रहे हैं ये हमारी मौखिक भाषा है। इसी तरह आप ही का अध्यापक का पढ़ाना, आवाज़ लगाना, गाना गाना, पढ़ना, ये सब क्या है, मौखिक भाषा की एग्जाम्पल है, उदाहरण है। लिखित भाषा क्या होती है, जब हम अपने भावों को लिख कर प्रकट करते हैं, क्या करते हैं, लिख कर प्रकट करते हैं और उन विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र लिखना, जैसे आप लोग छुट्टी के लिए प्रिंसिपल मैम के पास एप्लीकेशन लिखते हैं, ये क्या है, एप्लीकेशन लिखना लिखित भाषा है। ऐसे आप बोल कर तो जा नहीं सकते हैं। ब्लैक बोर्ड पर लिखना, संवाद लिखना, सूचना लिखना आदि। तो मौखिक भाषा और लिखित भाषा आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। देखिए आगे है भाषा के अंग। भाषा के अंग, भाषा के अंग, ये क्या था, भाषा के रूप, ये अब क्या है, भाषा के अंग। ये भाषा के अंग क्या क्या होते हैं, भाषा के मुख्य 3 अंग माने गए हैं। वर्ण, कौन कौन सा, वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण, शब्द और वाक्य, भाषा के 3 अंग मुख्य होते हैं। सबसे छोटी ध्वनि क्या होती है, वर्ण। उन ध्वनियों से मिलकर क्या बनता है, छोटे छोटे वर्णों से मिलकर क्या बनता है, शब्द। और शब्दों को सही रूप से सम्मिलित करके क्रमानुसार लगा देते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वाक्य। शब्दों को क्रमानुसार लगा दे, जिसका कोई अर्थ निकले, वही क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। देखिए अब इसके अलावा है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, भाषा के रूप कौन कौन से होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा के अंग कौन कौन से होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। इसके आगे है, इन भाषाओं को या लिखने के लिए कोई एक तरीका होता है, ढंग होता है, चिन्ह होते हैं इन शब्दों को लिखने के लिए, इन भाषा के। अब है लिपि, क्या है, लिपि। लिपि क्या होती है, किसी भी भाषा को लिखने के लिए निर्धारित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही चिन्ह लिपि कहलाती है, वही चिन्ह लिपि कहलाते हैं। क्या है, इन निर्धारित चिन्हों के समूह को लिपि कहते हैं। अर्थात भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वही चिन्ह लिपि कहलाते हैं। किसी भी भाषा को लिखने की विधि जो है वही लिपि है। देखिए सभी भाषाओं की अपनी अपनी लिपियां होती हैं। जैसे हिंदी की हमारी लिपि कौन सी है, देवनागरी। संस्कृत की भी देवनागरी, तमिल की तमिल, उर्दू की फारसी, पंजाबी की गुरुमुखी, बांग्ला की बंगाली, कश्मीरी, अंग्रेजी की रोमन। ये तो गई लिपि। लिपि क्या होती है, किसी भी भाषा को लिखने की विधि। अब आगे है बोली। क्या दिया हुआ है, बोली। आगे दिया हुआ है बोली। देखिए बोली भाषा अलग, भाषा का जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है, बहुत फैला हुआ है, वो एक जगह सीमित नहीं रहता है, वो पूरे क्षेत्र में फैला हुआ रहता है, उसका क्षेत्र बहुत बड़ा है। लेकिन जो बोलियां होती हैं, बोली का क्षेत्र सीमित होता है। कह रहे बोली एक सीमित क्षेत्र तक ही बोली जाती है। जैसे हमारे गांव है या डिस्ट्रिक्ट है या कोई प्रदेश है, स्टेट है, जो सीमित क्षेत्र है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक नहीं जाती है, वही बोली कहलाती है। बोली एक सीमित क्षेत्र तक ही बोली जाती है, कुछ ही किलोमीटर बाद बदल जाती है। बोली को भाषा का रूप नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि भाषा संपूर्ण राष्ट्र की भाषा होती है, क्षेत्र की नहीं। बोली क्या है, हमारे क्षेत्र में, सीमित क्षेत्र में, जैसे हमारे गांव या घर या डिस्ट्रिक्ट, हमारे जिले में कुछ अलग बोली बोली जाती है। जैसे भोजपुरी बोली है, कुछ अलग क्षेत्रों में बोली जाती है, कुछ क्षेत्रों में नहीं बोली जाती है। तो ये भोजपुरी क्या है, बोली है। अगर हम कहते हैं भाषा, तो हमारी भाषा पूरे भारत में क्या है, हिंदी है। इसके आगे मातृभाषा।
इसके आगे क्या है? मातृभाषा। क्या दिया हुआ है? मातृभाषा। वह भाषा जिसे बच्चा अपनी माँ से सीखता है। वह भाषा जिसे बच्चा अपनी माँ से सीखता है। अगर किसी बच्चे का जन्म बंगाल में हुआ और परिवार में बंगाली बोली जाती है तो वह बच्चा बंगाली भाषा ही सीखेगा और उसकी मातृभाषा क्या होगी? बंगाली ही होगी। कोई भी है वह मातृभाषा क्या है? जिस भाषा को बच्चे अपनी माँ से सीखते हैं। जैसे किसी बच्चे का जन्म अगर बंगाल में हुआ है तो वह जन्म वहाँ बंगाली बोली जाती है, तो जन्म से लेकर वो हमेशा बंगाली सुनता रहा है तो क्या बोलेगा? हमेशा बंगाली बोलेगी। इसका मतलब ये नहीं कि वो और भाषा नहीं जानता है, लेकिन उसकी मातृभाषा क्या होगी? बंगाली ही होगी। विभिन्न भाषाएं, इसके अलावा भी बहुत सी तमाम भाषाएं हैं। भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी पूरे भारतवर्ष में बोली, लिखी और समझी जाती है। 14 सितंबर 1949 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों दर्जा प्राप्त हुआ है। हिंदी ही एक भाषा ऐसी जो पूरे भारत में बोली, लिखी और समझी जाती है। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। इस प्रकार हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, गुजराती, मराठी, नेपाली, तेलुगु, कश्मीरी, मलयालम, असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कोंकणी, डोगरी, तमिल, बांग्ला, मणिपुरी, बोडो, मैथिली, संथाली और सिंधी, ये 22 भाषाएं हैं जिनको संविधान की 8वीं अनुसूची में इनको जगह दी गई है, मान्यता प्राप्त है। आज हिंदी संसार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा तीसरी भाषा के रूप में जानी जाती है। अर्थात अगर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा भाषा बोली जाती है उस स्थान पे हिंदी कौन सी है? तीसरे नंबर पे है। लेकिन अनेक देशों के विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में हिंदी की पढ़ाई की जाती है। इसी प्रकार संसार में अनेक भाषाएं बोली, समझी और लिखी जाती हैं। जैसे जर्मन, चीनी, रूसी, फ्रेंच, फारसी, अंग्रेजी, हिब्रू आदि विश्व की बहुप्रचलित भाषाएं हैं। देखिए आगे है व्याकरण। अब हम पढ़ेंगे क्या? भाषा समझ लिए, लिपि समझ लिए और व्याकरण। भाषा क्या है? भाषा वह माध्यम है जिससे हम अपने विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित रूप और मौखिक रूप। लिपि क्या होती है? भाषा को लिखने का जो तरीका होता है वह लिपि कहलाती है। अर्थात भाषा को जिन चिन्हों द्वारा लिखते हैं वह चिन्ह लिपि कहलाती है। इसके अलावा आपने पढ़ा बोलियां। बोली जो है वो एक सीमित क्षेत्र में होती है। किसी विशेष क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं। मातृभाषा क्या होती है? मातृभाषा जो वह होती है जिस भाषा को बच्चे अपनी माँ से सीखते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया जाए, जैसे कोई बच्चा बंगाल में पैदा हुआ है तो वह बचपन से ही बंगाली बोलेगा और उसके घर में बंगाली बोली भी जा रही है, तो इसका मतलब उसकी मातृभाषा क्या होगी? बंगाली होगी। और क्या पढ़ा आपने? इसके अलावा भी पढ़ा आपने विभिन्न भाषाएं। और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। हिंदी भारतवर्ष में यानी भारत देश में सब जगह पर समझी, लिखी और बोली जाती है लगभग। देखिए इसके अलावा भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, जिसमें हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, गुजराती, मराठी, तेलुगु, नेपाली, कश्मीरी, मलयालम, असम, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कोंकणी, डोगरी है, सिंथाल, तमिल, बांग्ला, मणिपुरी आदि। आज और भी हिंदी संसार में बोली जाने वाली तीसरी भाषा के रूप में प्रचलित है और यहाँ अनेक संसार के अनेक विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई की जाती है। तो अब हम ये था इतना भाषा और लिपि के बारे में पढ़ चुके। अब हम क्या पढ़ेंगे? व्याकरण। क्या पढ़ेंगे?
व्याकरण। ये व्याकरण भाषा को शुद्ध बनाता है। व्याकरण भाषा को यानी भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना बोलना जो सिखाता है वही क्या है, व्याकरण। यानी भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना बोलना और लिखना कौन करता है ये काम, व्याकरण। लेकिन व्याकरण भाषा को शुद्ध बनाता है। व्याकरण में भाषा के नियम होते हैं जो भाषा को व्यवस्थित रूप प्रदान करते हैं। अर्थात भाषा में कोई व्याकरण में भाषा के नियम दिए गए होते हैं जो भाषा को शुद्ध रूप प्रदान करते हैं। अर्थात व्याकरण के नियमों में बंद कर हमारे शब्द भाषा का रूप धारण कर लेते हैं। व्याकरण के नियम में भाषा जो होती है वो बंधी होती है, तभी उसका शुद्धतम रूप हमारे सामने दिखाई देता है। देखिए, हमारी भाषा में लिंग वचन क्रिया काल आदि का निर्धारण व्याकरण के नियमों के अनुसार होता है। अर्थात भाषा में क्या, लिंग वचन, लिंग यानी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, वचन एक वचन या द्विवचन, क्रिया पता ही है, क्रिया काल समय वर्तमान भविष्य या जो हो चुका है भूतकाल का निर्धारण व्याकरण के नियमों के अनुसार होता है। वर्णों का उच्चारण गति लय आदि का निर्देश भी पाठकों के व्याकरण ही देता है। शब्दों की लड़ी को भाषा नहीं कहा जा सकता है। शब्दों की लड़ी को यानी शब्दों की लाइन लगी हुई है उसको हम भाषा नहीं कह सकते हैं तब तक जब तक वो व्यवस्थित रूप से और व्याकरण के नियम के अनुसार नहीं होगी तब तक हम उसको भाषा नहीं कह सकते हैं। शब्द जब एक दूसरे से जुड़ते हैं तो ये अपने आप सार्थक वाक्य नहीं बनाते। भाषा को व्यवस्थित करने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी है। यही भाषा का जो शुद्धतम रूप है, भाषा का जो शुद्धतम रूप है उसको उसकी जानकारी में कहाँ आइए कहें उसको कौन सा भाषा को शुद्ध शुद्ध करना लिखना पढ़ना बोलना यह सब हमें कौन बताता है, व्याकरण। अर्थात व्याकरण के नियम में हम लोग बंधे हुए हैं। व्याकरण के नियम में हम लोग बंधे हुए हैं। जैसे नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, नितिन फल को खाया, नितिन फल को खाया, मेरे को आज कोई काम नहीं मिला। ऊपर जिस वाक्यों में कुछ अशुद्धियां हैं, इन वाक्यों में जैसे क्या है, उदाहरण है नितिन फल को खाया। देखिए, नितिन फल को खाया, इस एग्जाम्पल में कोई ना कोई अशुद्धियां आप कुछ पढ़ रहे हैं, नितिन फल को खाया, लेकिन यार इसका ये क्या है, ये अशुद्ध रूप है। ये कौन सा रूप है, ये अशुद्ध रूप है। नितिन फल को खाया, इसका मतलब जिसने इसको कहा या लिखा या पढ़ा उसको व्याकरण का ज्ञान नहीं है। जिसको व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा वो इसी तरह गलतियां करेगा। अगर हमने लिख दिया नितिन ने फल खाया, नितिन ने फल खाया, ये क्या है, शुद्ध रूप है। ये क्या है, ये शुद्ध रूप है। अर्थात व्याकरण के नियमानुसार ये शुद्ध है। अर्थात व्याकरण क्या है, भाषा को शुद्ध शुद्ध रूप प्रदान करता है। देखिए आगे है, तो व्याकरण हमें भाषा की शुद्धता का ज्ञान कराता है। इससे हम भाषा को शुद्ध रूप में लिखना पढ़ना और बोलना सीखते हैं। व्याकरण के 3 भाग होते हैं। व्याकरण के 3 भाग होते हैं, 3 रूप होते हैं। कौन कौन से, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ये 3 व्याकरण के 3 रूप होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य। वर्ण क्या होता है, इसमें अक्षरों के आकार स्वरूप या भेद या उच्चारण आदि के विषय में हम
जानकारी प्राप्त करते हैं, पढ़ते हैं। शब्द विचार, इसमें शब्दों के स्वरूप, शब्द के रूप क्या होते हैं, भेद क्या होते हैं, अर्थात कितने प्रकार के होते हैं, शब्द बनते कहते हैं, बनावट के आधार पर हम उनके बारे में पढ़ते हैं। वाक्य विचार क्या होता है, इसमें वाक्य रचना यानी वाक्यों की रचना किस प्रकार होती है, वाक्य भेद, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य संबंध, वाक्य एक दूसरे शब्द जुड़ का वाक्य संबंध कैसे बन जाते हैं आदि के विषय में विचार किया जाता है। इसके आगे है साहित्य। इसी में अब अगली हेडिंग क्या है, साहित्य। क्या दिया हुआ है, साहित्य। सभी विषयों के संचित कोश को ही साहित्य कहा जाता है, अर्थात यही भाषा का जो संचित हुआ, अर्थात भाषा का जो ज्ञान होता है, इसको अगर हम लिख कर कहीं रख दें तो यही क्या कहलाता है, साहित्य। भाषा द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है और इसी ज्ञान को हम लिख कर रख देते हैं तो यही साहित्य कहलाता है। प्रत्येक भाषा विज्ञान की बातों को लिख कर आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जाता है। इस प्रकार ज्ञान का एक बहुत बड़ा भंडार है। विज्ञान, नृत्य, कविता, संगीत, इतिहास, भूगोल, लघु कथाएं, कहानियाँ, उपन्यास, ये सब क्या है, ज्ञान के भंडार है। साहित्य का अर्थ है मानव का कल्याण करना, मानव के लिए, भविष्य के लिए कुछ कुछ लिख कर रख देना, यानी ज्ञान की बातें कुछ लिख कर रख देना। किसी भाषा के ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। अपनी बात को कहने के अनेक ढंग होते हैं। हम अपनी बात को दो तरीके से कह सकते हैं। इन्हीं ढंगों को साहित्य की विधा या शैली भी कहा जाता है। शैली यानी किस प्रकार से हम कहते हैं। ये मूल रूप से साहित्य की दो शैली होती हैं। हिंदी साहित्य की दो शैली हैं, कौन कौन सी? पहला है गद्य और दूसरा है पद्य। क्या है? गद्य और पद्य। गद्य क्या होता है? गद्य में जैसे कहानी, उपन्यास, निबंध, ये सब गद्य के अंतर्गत आते हैं। पद्य में क्या होते हैं? कविताएं, जैसे पोयम, हम लोग लिख कर पोयम के माध्यम से कुछ बातें अपनी कहें। तो ये था आपका पहला चैप्टर समाप्त हो गया है। पहला चैप्टर आपका समाप्त है। इसके नीचे देखिए दिया है रिवीजन करने के लिए और दोहराएं, रिवीजन करिए उसको। क्या दिया है रिवीजन करने के लिए और दोहराएं। भाषा द्वारा हम अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। अभी हमने पढ़ा था भाषा द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को ग्रहण करते हैं, समझते हैं, उत्तर देते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 में भाषा को राजभाषा के रूप में अर्थात हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली है। बोली भाषा का स्थानीय क्षेत्रीय रूप में जो भाषा बोली जाती है उसी को हम बोली कहते हैं। भाषा को लिखने और व्यवस्थित रखने के लिए ये कहें कि भाषा को जिस चिन्ह द्वारा प्रकट करते हैं वही चिन्ह क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्धतम रूप को जानते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं, वह क्या है? व्याकरण। देखिए आप आगे दिया है अभ्यास अर्थात क्वेश्चन दिए हैं कुछ। भाषा का क्या महत्व है अपने शब्दों में बताइए। भाषा के रूपों की परिभाषा दीजिए। विभिन्न भाषाओं की लिपियों की सूची बनाइए। ये सारे क्वेश्चन आपको अपने से अटेंड करने हैं और इनको कॉपी में नोट करना है, लिखना है सारे क्वेश्चन आंसर। व्याकरण की परिभाषा लिखिए। व्याकरण के कितने भाग हैं उनका परिचय दीजिए। सब बताया गया, सब समझ में ला दिए, सब आपको लिखना है। साहित्य किसे कहते हैं? जितने क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं और कॉपी में नोट करने हैं। भारत के निम्न राज्यों की भाषा के नाम बताइए। जैसे बिहार में बिहारी, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, कश्मीर में कश्मीरी और उर्दू, पंजाब में पंजाबी, मध्य प्रदेश में हिंदी, उत्तर प्रदेश में हिंदी और हरियाणा में हिंदी बोलते हैं और हरियाणवी भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया। आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति। गूंगे व्यक्ति से बातें करते हैं। गूंगे व्यक्ति कैसे बात करते हैं? गूंगे व्यक्ति कैसे बात करते हैं? संकेत से। कैसे बात करते हैं? संकेत से। भाषा के रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। हमारी राष्ट्रभाषा है, कौन सी है?
हिंदी है। एक सीमित क्षेत्र तक ही बोली जाती है। बोली पहले ही बता चुका हूँ, बोली एक सीमित क्षेत्र तक बोली जाती है। हमारे देश में भाषाओं को मान्यता मिली, हमारे देश में 22 भाषाओं को मान्यता मिली हुई है। अपने विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। लिखकर दूसरों तक पहुंचाना कौन सा रूप? लिखित। और मौखिक से मौखिक रूप हो जाएगा, मुंह से बोलकर। देखिए, आप सही गलत का निशान लगाने के लिए दिया हुआ है, सही कथन के सामने इसको आप बता दें। आप लोग अपने से ये पूरा काम कंप्लीट करना है घर पर। जब भी स्कूल खुलेगा कॉपियाँ आपकी चेक होंगी। किसी को पत्र लिखना भाषा का लिखित रूप है। किसी को पत्र लिखना भाषा का लिखित रूप है। पहले ही बताए हैं, लिखना लिखित रूप होता है, सही है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, ये भी सही है। बच्चों द्वारा गाया गया गाना भाषा का मौखिक रूप है, ये भी सही है। संकेतों को भी भाषा कहा जाता है, कह सकते हैं, सही है। भाषा के 3 रूप होते हैं, गलत। भाषा के 2 रूप हैं, लिखित रूप और मौखिक रूप। व्याकरण हमें भाषा का सही प्रयोग करना सिखाता है, सही है। भाषा के लिखने की विधि व्याकरण कहलाती है, गलत। व्याकरण के 3 भाग होते हैं, सही है। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर समाप्त। क्वेश्चन है सर, आप लोग अपने से पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे, आज के लिए और है भी। तो ये सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। और आगे दिया हुआ है क्वेश्चन कुछ। ये भाषा को शुद्ध बोला, लिखा और समझा जाता है किसके द्वारा? लिपि द्वारा, साहित्य द्वारा, व्याकरण द्वारा? व्याकरण द्वारा। सभी विषयों के संचित कोश को कहा जाता है व्याकरण, बोली या साहित्य? साहित्य। हमारे विचारों को प्रकट करने का साधन क्या है? भाषा, ये पहले ही बता चुके हैं। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा की मान्यता मिली हुई है? हिंदी को। व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। इनको आपको शुद्ध करके अपने से लिखना है। नौकरानी खाना बना रहा है, इसको आपको व्याकरण के अनुसार शुद्ध करके अपने से लिखना है। इसका ये अशुद्ध लिखा हुआ, इसको शुद्ध लिखना है। तो ये हो गया पहला चैप्टर आपका। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। क्वेश्चन आंसर जो भी इसमें दिया गया है, क्वेश्चन आंसर, खाली स्थान, सही गलत जो भी है सब नोट कर लीजिएगा। तो पहला चैप्टर समाप्त। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे।